Good morning, students. Today we take lesson 9 from your book Beehive, The Bond of Love by Kenneth Anderson. द बॉन्ड ऑफ लव, जैसे कि नाम ही है बॉन्ड ऑफ लव, मतलब प्यार। प्यार बॉन्ड मतलब दो, रिश्ता, प्यार का रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव। पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर। Kenneth Anderson was born on 8th March 1910। Kenneth Anderson जो थे वो 8 मार्च 1910 में पैदा हुए थे। He was on Indian born British राइटर एंड हंटर। वो जो थे वो इंडिया में पैदा हुए एक ब्रिटिशर्स थे और एक राइटर थे और एक हंटर थे। हंटर मतलब शिकारी थे। ही रोड बुक्स अबाउट हिज एडवेंचर्स इन द जंगल ऑफ साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया के जो जंगल्स की उन्होंने अपनी सारी राइटिंग्स जो हैं, जो बुक्स हैं, ज़्यादातर साउथ में जो जंगल्स हैं उसकी रोमांचक एडवेंचर मतलब रोमांचक स्टोरीज उन्होंने लिखी। Anderson went to Bishop Cotton Boys School and studied at St. Joseph College, Bangalore. He was employed by the British Aircraft Factory in Bangalore in the rank of factory manager for planning. एंडरसन जो थे वो स्कूलिंग उनकी बिशप कॉटन बॉय स्कूल में हुई और उसके बाद फर्दर उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज बैंगलोर से अपनी फर्दर स्टडीज़ पूरी करी। उसके बाद उन्होंने बैंगलोर में ही एक एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, ब्रिटिशर्स की जो एक फैक्ट्री थी, ब्रिटिश एयरक्राफ्ट फैक्ट्री जो थी, उसी में उनमें एज ए फैक्ट्री मैनेजर फॉर प्लानर के रूप में काम किया। एंडरसन स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिस्क्रिप्टिव as he talk about his adventure with wild animals। एंडरसन की जितनी भी स्टोरीज हमारे सामने आई हैं वो एक डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब की हुई, किस बारे में डिस्क्राइब किया उन्होंने रोमांचक स्टोरीज लिखी हैं वर्ल्ड एनिमल्स के बारे में। जितनी भी उनकी राइटिंग है वो किसके बारे में डिस्क्राइब की गई हैं? वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड मतलब जंगली जानवरों के बारे में। While most stories are अबाउट हंटिंग टाइगर्स एंड लिपर्ड्स, ज़्यादातर जो स्टोरीज हैं उनकी वो उनकी शेर और चीते के शिकार के बारे में ही है, जो कि ज़्यादातर पर्टिकुलर मैन ईटर्स मतलब कि वो मैन ईटर्स जो शेर और चीता थे उनके बारे में ही उन्होंने लिखा है। ही इंक्लूड्स चैप्टर ऑन हिज फर्स्ट हैंड एनकाउंटर विद एलिफेंट एंड बियर्स। उन्होंने अपनी पहली बार जब उनका किसी जानवर से, एलिफेंट और बियर से पाला पड़ा, तो उन्होंने उसके बारे में भी इस अपनी राइटिंग्स में लिखा। ही गिव्स इंसाइट इनटू द पीपल ऑफ द इंडियन जंगल ऑफ हिज टाइम। उन्होंने सारी अपनी राइटिंग में इंडियन जंगल्स के बारे में ही लोगों को बताना चाहा। नाउ कम टू द थीम ऑफ द स्टोरी। दिस इज द स्टोरी ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन बीइंग। कहते हैं कि ये जो स्टोरी है लव एंड फ्रेंडशिप, प्यार और दोस्ती की कहानी है, बिटवीन एन एनिमल एंड द ह्यूमन बीइंग। किसके बीच में प्यार और फ्रेंडशिप, दोस्ती? जानवर और ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य के बीच की दोस्ती। रियली इट इज़ ट्रू दैट लव हैज़ नो प्रॉपर लैंग्वेज। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती है। एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट एंड लव अदर्स। कहते हैं कि इस भाषा को, प्यार की भाषा को हर कोई समझता है और उससे प्यार करता है। इवन एनिमल्स एंड बर्ड्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव। हम मनुष्यों को छोड़कर, मनुष्य तो समझते ही हैं, बट एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं, जानवर और जो पक्षी हैं, वो भी प्यार की भाषा को समझते हैं। इफ़ वी लव देम दे विल लव अस इन रिटर्न। अगर हम किसी भी जानवर या पक्षी से प्यार करते हैं तो वो भी हमसे उसी तरह प्यार से पेश आते हैं। देयरफॉर लव इज़ म्यूचुअल। इसलिए कहा जाता है कि प्यार जो है इसका एक बहुत ही सुंदर शब्द है, जो कि म्यूचुअल मतलब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, एक दूसरे के बीच में होने वाला एक संबंध है। प्यार जो है एक प्यार का संबंध है। अब नाउ कम टू द लेसन फ्रॉम योर बुक
chapter 9, The Bond of Love. So before we read the chapter, can there be love and friendship between human beings and wild animals? Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. तो इसमें ये पूछा गया है कि क्या किसी एनिमल में और इंसानों में प्यार और फ्रेंडशिप हो सकती है, और वो भी वो एनिमल जो कि जंगली हो। तो ये जो स्टोरी है ये एक अनाथ बियर के बारे में है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारे ऑथर ने रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू मतलब बचाकर उसे लाए थे। तो स्लॉथ बियर्स क्या होते हैं? They inhabit forested areas including the tropical rainforest of India and grasslands at lower elevation. वो कहाँ पे रहते हैं? वो जंगली जगहों पर रहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर बारिश होती है, रेन फॉरेस्ट में वो रहते हैं। इंडिया में भी मिलते हैं। और ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशन मतलब नीचे इलाके, जहाँ पर नीचे पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, मतलब साउथ के एरियाज़ में जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर वो रहते हैं। स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मसल्स। देख ही रहे हो आप पिक्चर में कैसे ऐसे ऐसे बाल निकले होते हैं उनके, कांटे जैसे, और उनके लॉन्ग मसल्स होते हैं। ये मसल्स इनको कहते हैं, जो ये छोटी छोटी मूछें होती हैं ना, आगे मुंह से निकली होती हैं ऐसे ऐसे। तो दे हैव लॉन्ग मसल्स। यूजिंग देयर claws to dig, they can then use their lips to form a tube. वो अपने इन claws मतलब पंजों के सहारे वो खोदते हैं और अपने लिप्स के थ्रू वो एक ट्यूब सी बना लेते हैं अपने मुंह में, जैसे कि आप देख ही रहे हो। Which can go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food. तो इन claws और इन लिप्स के थ्रू वो अर्थ को डिग करते हैं या फिर उन एरियाज़ को डिग करते हैं जो कि बहुत गहरी होती हैं, जैसे मिट्टी हो गई या पेड़ का तना हो गया, अपने खाने को पाने के लिए। उनका जो मेन फूड है इट इज़ टर्माइट्स। टर्माइट्स को हिंदी में दीमक भी कहा जाता है। यू कैन हेयर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, मतलब जब वो बहुत दूर होते हैं तभी उन्हें अपनी फूड की जो है खुशबू आ जाती है और वो वहीं से अपना खाना की जानकारी ले लेते हैं। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर. I got him for her by accident. तो पोएट यहाँ पर कह रहा है कि मैं अपनी स्टोरी कैसे शुरू करूँगा, ब्रूनो के बारे में बताने से शुरू करूँगा। और ब्रूनो इस स्लॉथ बियर का नाम है। स्लॉथ बियर मेरी वाइफ का पेट है। जो ये ऑथर ने बोलना शुरू किया है कि मैं अपनी स्टोरी की शुरुआत ब्रूनो के बारे में बताने से शुरू करूँगा, जो कि मेरी वाइफ का पेट है, जो कि एक भालू है जो मैंने अपनी वाइफ को दिया था और मैं बाय चांस बाय एक्सीडेंट उस भालू से मिला और मैंने अपनी वाइफ को उसे दिया। अब ऑथर बता रहे हैं कि कैसे मिला और कैसे उन्होंने उस स्लॉथ बियर को रेस्क्यू किया। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. 2 साल पहले की बात है। हम लोग मतलब वो और उसकी वाइफ, ऑथर और उसकी वाइफ, जो गन्ने के खेत होते हैं उनके आगे से पास हो रहे थे नियर मैसूर। मैसूर एक सिटी है बेंगलोर के पास। वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो लोग थे वो जंगली सुअर को भगा रहे थे शुगर केन के फील्ड से। और कैसे भगा रहे थे? उनको शूट कर रहे थे, क्योंकि जो जंगली सुअर होते हैं वो सारे गन्ने के खेत जो हैं उसे ख़राब कर देते हैं। तो जो वहाँ के लोग थे, लोकल लोग थे, वो उन्हें भगा रहे थे। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड, कुछ मर गए और कुछ बचकर भाग गए। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. अब ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ बियर जो थे वो मर गए थे और कुछ भाग गए थे। सब चीज़ें नॉर्मली होती दिख रही थी,
पर सडनली एक बियर अचानक से निकल कर आ गया। अब ऑथर ये कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे किसी बियर को एकदम से नहीं मार सकता। वॉन्टनली का मतलब हुआ फॉर नो गुड रीज़न, मतलब ऐसे नहीं कि मैंने देखा और मार दिया। जब तक बियर मुझे अटैक नहीं करेगा मैं बियर को नहीं मारूंगा। पर अनफॉर्चुनेटली का मतलब हुआ कि मैंने तो ऐसा सोचा, पर जो मेरे साथ का कंपेनियन था, वन ऑफ माय कंपेनियन, उसने ऐसा नहीं सोचा। जैसे ही उसने बियर को देखा उसने बियर को शूट कर दिया। प्रॉम्प्टली मतलब एकदम से बियर को शूट कर दिया उसी स्पॉट पर। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. अब क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि सडनली बियर को गोली लग गई है, तो बियर जो था वो नीचे गिर गया और उन्होंने देखा कि बियर जो था वो उल्टा गिर के, ऐसे उल्टा होके वो ऐसे ज़मीन पर गिर गया। प्रोस्टेट बॉडी का मतलब हुआ लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, ऐसे वो गिर गया। देन वी सॉ इट was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. जैसे ही उन्होंने उस बियर को मारा तो ऑथर ने देखा कि एक छोटा बेबी बियर भी वहाँ पर था और वो अपनी मदर के पीछे राइड कर रहा था, अपनी मदर के बैक पर वहाँ पर अपनी मदर के साथ राइड कर रहा था। और जैसे ही उस मदर बियर को गोली लगी, वो जो बेबी बियर था वो अपनी मदर के आसपास ऐसे मंडराने लग गया, घूमने लग गया। इन अ पिटीफुल नॉइज़, पिटीफुल नॉइज़ का मतलब जैसे दया, पिटी का मतलब होता है दया, जैसे वो बहुत मायूस हो गया वो अपनी माँ को मरा देखकर। आई रैन अप to it to attempt a capture. It scooted into the sugarcane field. Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. अब ऑथर यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे उन्होंने उस बेबी बियर को अपनी मदर के पास देखा, मदर बियर के पास देखा जिसको गोली लग चुकी थी, ऑथर भागकर उसको बचाने के लिए गए या उसको पकड़ने के लिए गए। कैप्चर मतलब पकड़ने के लिए गए। और क्या हुआ, इट स्कूटेड इनटू द शुगरकेन फील्ड। स्कूटेड का मतलब है रैन अवे। वो छोटा बियर जो था, बेबी बियर था, वो भाग गया गन्ने के खेतों में। अब उसको फॉलो करते करते अपने ऑथर और उसके कंपेनियंस उस बेबी बियर को फॉलो करते करते शुगरकेन फील्ड में घुस गए और लास्ट वो बस उसको पकड़ने ही वाले थे। ही वॉज एबल टू ग्रैब इट, उसको पकड़ने ही वाले थे उसकी गर्दन से, जब उस बेबी बियर ने ऑथर को स्क्रैच मार दिया, मतलब पंजा मार दिया अपने पैरों, अपने जो उनके पैर होते हैं उससे ऑथर को स्क्रैच कर दिया, पंजा मार दिया। वी पुट इट in one of the gunny bags we had bought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. तो फिर भी उस बेबी बियर को ऑथर ने पकड़ लिया था और ऑथर ने उस बेबी बियर को उस बैग में डाल दिया जिसमें गन्स पड़ी थी, और आकर वापस बैंगलोर में उन्होंने अपनी वाइफ को उस बेबी बियर को दे दिया। शी वॉज डिलाइटेड का मतलब होता है खुश। She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. ऑथर की वाइफ जो थी उस बेबी बियर को देख के बहुत ही खुश थी। उन्होंने उस बेबी बियर के नेक के आसपास एक कलर्ड रिबन बांध दिया था और उन्होंने देखा, ऑथर की वाइफ ने देखा कि जो बियर था उसका सेक्स क्या था, वो एक बॉय था, वो गर्ल नहीं थी, वो एक बेबी बॉय था। और ऑथर की वाइफ ने उस बेबी बॉय का नाम रख दिया ब्रूनो। क्रिश्चियन का मतलब हुआ कि नामकरण करना, उसका नाम रख दिया ब्रूनो।
Bruno soon took to drinking milk from bottle. It was but a step further, and within a very few days, he started eating and drinking everything else. And everything is the right word, for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry, and rice, regardless of condiments and chilies, breads, eggs, chocolates, puddings, sweets, ice creams, etc. etc. अब इसमें ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम ब्रूनो उस बेबी बियर का नाम है, जब उसको घर पे लाए थे तो शुरू में ब्रूनो मिल्क पीता था बॉटल से, पर कुछ ही दिनों बाद विद इन वेरी फ्यू डेज ब्रूनो ने सब कुछ खाना और सब कुछ पीना शुरू कर दिया था। अब ऑथर इस एवरीथिंग वर्ड पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड। मतलब ब्रूनो जो था वो सभी कुछ खाता था बिना किसी चीज़ को छोड़े। अब इसी को एक्सप्लेन करते हुए ऑथर बता रहे हैं कि वो पॉरेज मतलब दलिया होता है, वो दलिया खाता था किसी भी चीज़ से बना हुआ, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे नट हो, काजू किशमिश पिस्ता कुछ भी। और उसको मीट बहुत पसंद था, स्पेशली पोर्क बहुत अच्छे से वो उसे खाता था। कॉन्डाइमेंट्स का मतलब हुआ जो स्पाइसेस होते हैं जो हम डालते हैं अपने खानों में, हल्दी और धनिया पाउडर, ये वो कुछ भी वो खाता था। और ये जो सब है वो ऑथर ने लिस्ट किया है कि वो ये सब चीज़ें भी खाता था, ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा का यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ऑथर बताना चाह रहे हैं कि ब्रूनो सब कुछ, एवरीथिंग ब्रूनो यूज टू ईट। As for drinks, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. अभी ये तो खाने की बात हुई थी। अब ऊपर पोएट ने बताया था कि ही स्टार्टेड टू ईट एंड ड्रिंक एवरीथिंग। ईट में तो हमने बता दिया कि वो सब कुछ खा लेता था। अब ड्रिंक्स के बारे में बात करें तो ब्रूनो दूध भी पीता था, चाय भी, कॉफ़ी भी, नींबू पानी भी पीता था, एरेटेड वाटर भी एरेटेड वाटर मतलब जैसे कोला हो गया, इट इज़ एन एरेटेड ड्रिंक, स्प्राइट हो गई या कुछ भी एरेटेड ड्रिंक जिसमें गैस होती है उसको एरेटेड बोलते हैं। बटर मिल्क जैसे लस्सी, बियर, अल्कोहलिक लिकर, कुछ भी, एनीथिंग लिक्विड, कुछ भी लिक्विड ब्रूनो जो था उसे खाता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश। रेलिश मतलब हैप्पीनेस, एक खुशी, आराम से, तृप्ति जिसे कहते हैं, रेलिश। The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि बियर जो था वो बहुत ही अटैच हो चुका था, किन से, डॉग्स से। जो ये अल्सैटियन है, ये डॉग्स की ब्रीड बताई गई है, अल्सैटियन ब्रीड। ऑथर के पास 2 डॉग्स थे जिनसे वो बियर जो था वो बहुत अटैच हो गया था। और बियर जो था वो उन बच्चों के साथ भी खेलता था। टेनेंट्स होते हैं जो किराए पे लोग रहते हैं, जो किराए पे लोग रहते थे ऑथर के बंगलों में, वो उनके साथ भी खेलता था। जब बियर छोटा था, व्हेन बियर वॉज यंग, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करता था, खेल कूद करके भागता था वो किचन के आसपास। और बियर कहाँ सोता था, जो ऑथर हैं और उनकी वाइफ हैं उन्हीं के साथ उनके बेड्स पर, स्लीप इन आवर बेड्स, ऑथर और उनके साथ उनके बेड पर सोता था बियर। One day an accident befell him. I put down poison, barium carbonate, to kill the rats and mice that had gone into my library. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his stumps to my wife who called me. अब ऑथर यहाँ पर एक एक्सीडेंट के बारे में बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, ऑथर ने
चूहों को मारने के लिए एक पॉइज़न तैयार किया। पॉइज़न का नाम यहाँ पे दिया गया है बैरियम कार्बोनेट। वो जो रैट्स थे, जो चूहे थे, वो ऑथर की लाइब्रेरी में घुस गए थे, इसलिए ऑथर ने उनको मारने के लिए एक पॉइज़न तैयार किया। बट ब्रूनो क्योंकि लाइब्रेरी में अक्सर आया करता था, ब्रूनो ने कुछ पार्ट उस पॉइज़न का खा लिया। उसकी वजह से क्या हुआ, ब्रूनो को पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस होता है जब आपका बॉडी का एक पार्ट काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, मतलब टोटल मसल वीकनेस हो जाती है कि आप अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो सकते। तो पैरालिसिस हो गया था ब्रूनो को कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था अपने पैर पर। बट फिर भी वो घसीटता घसीटता खुद को कहाँ ले गया, ऑथर की वाइफ के पास ले गया। क्योंकि जब ब्रूनो ने ये पॉइज़न खाया था तब ऑथर वहाँ लाइब्रेरी में नहीं थे, वरना वो उसको खाने से रोक देते। तो लाइब्रेरी में कोई नहीं था जब ब्रूनो ने वो पॉइज़न खाया। पॉइज़न खाने से ब्रूनो को पैरालिसिस हो गया और ब्रूनो अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पर फिर भी वो खुद को घसीटता हुआ ऑथर की वाइफ के पास लेकर गया। और ऑथर की वाइफ ने फिर ब्रूनो की वो स्थिति देखकर ऑथर को बुलाया। आई गेस्ड वॉट हैड हैपेंड। ऑफ आई रश इन टू द कार टू द वेट्स रेजिडेंट, अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बैरियम कार्बोनेट, वॉट टू डू। ऑथर ये कहते हैं कि जैसे ही मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया और मैंने बियर को देखा, मुझे तुरंत ही समझ आ गया था कि क्या हुआ होगा। मैंने एकदम से बिल्कुल देरी ना करते हुए अपनी कार में ब्रूनो को डाला और मैं वेट्स रेजिडेंट मतलब वेटरनरी डॉक्टर, जो कि एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उसको वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं, मैं कार में बिठाकर ब्रूनो को वेटरनरी डॉक्टर के घर पर ले गया। और क्या निकला, अ केस ऑफ पॉइजनिंग। हमें पता ही है कि ब्रूनो द बियर ने बैरियम कार्बोनेट खा लिया था। केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। भाई क्या कर सकते हैं, उसने बैरियम कार्बोनेट खा लिया है। We complete our lesson from the page number 114. Students, these are the difficult words and their meaning. These are from page number 113 and these are from the page number 114. Write these in your fair copy. After reading these two pages yourself, solve these questions and answer these questions, make PDF and send to me. These are the abstracts from same page number 113 and from page number 114. Solve these questions, read the passage, solve these questions, answer these questions and in your fair copy, write in your fair copy and make PDF and send to me. Thank you.